हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक जो शुरुआती भाग है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे, उस पार्ट को हम देखेंगे। इस पर जो कॉमनली डाउट्स आते हैं कि ये जो शुरुआती एनालिसिस पोर्शन है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो कुछ लोगों को समझने में दिक्कत जाती है और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला लाइन जो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, that all carbon containing, जितने भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं और कंपाउंड्स हैं प्रेजेंट इन दी लिविंग टिश्यू। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं, दोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू आर रिफर्ड एज द बायोमोलिक्यूल। अब ये भी एक कई बार सवाल बन सकता है, इसलिए हम इस पे के क्यू का निशान लगा देंगे, जहां पर आपको ध्यान रहे जितने भी बायोमोलिक्यूल का बेसिक मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होने वाले जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो इसमें इंक्लूड होंगे। अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स है, अगर मान लिया जाए किसी भी एक चीज में, किसी एक टुकड़े में, किसी टिश्यू में अगर बायोमोलिक्यूल है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूं या कहां से चालू होती। सबसे पहला जो चालू होता है वो होता है एक नंबर 1 जो चालू होगा, दैट विल बी द केमिकल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। केमिकल एनालिसिस, ये पहली चीज समझ जाए, केमिकल एनालिसिस जो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप करते हैं, केमिकल एनालिसिस जो आप बायोमोलिक्यूल्स के लिए करते हैं, ये एक्चुअली कंपाउंड की एनालिसिस है। ये ध्यान रहे, ये भी एक चीज ध्यान रहे कि ये कौन सी एनालिसिस है, ये कंपाउंड की एनालिसिस होती है। कंपाउंड की एनालिसिस में हमको करना क्या रहता है, तो हम लेंगे लिविंग टिश्यू, कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले ले। अब ये लिविंग टिश्यू वेजिटेबल का एक टुकड़ा भी हो सकता है, या यू कैन टेक पीस ऑफ लीवर, ठीक। और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, मॉर्टर और पेसल, मॉर्टर और पेसल अगर ले तो दिमाग में कल्पना कीजिए ऐसा कुछ होता होगा, और उसको ग्राइंड करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा पेसल आता होगा। ये मॉर्टर हो गया और हम बना लेते हैं पेसल, ठीक। मॉर्टर और पेसल का इस्तेमाल करके, यूजिंग मॉर्टर एंड पेसल, हम इस पे क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कैसे करेंगे, हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, Cl3CCOOH। और हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हुए एक स्टेप लेंगे, स्टेप को हम नाम देंगे ग्राइंडिंग। तो पहले स्टेप में आपने टिश्यू लिया, आइसोलेट कर लीजिए टिश्यू को, देन उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मॉर्टर और पेसल का इस्तेमाल करते हुए आप उसको अच्छे से ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद ग्राइंड करते जाइए और ग्राइंड करके उसका तैयार कीजिए थिक स्लरी, ठीक। ना वो पूरा पानी के जैसे बहे, ना वो एकदम गाढ़ा रहे। तो इसके बीच में जब थिक स्लरी तैयार होगी, थिक स्लरी को क्या कीजिए, अगला स्टेप आता है थिक स्लरी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी स्ट्रेनिंग की। स्ट्रेनिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, आप लीजिए, आपको करना क्या है, एक वेजिटेबल का टुकड़ा या लीवर का एक पीस लेकर के हम लोगों ने मॉर्टर पेसल का इस्तेमाल करते हुए इस पर डाल दिया और इसको पूरा ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसकी थिक स्लरी बनाई। थिक स्लरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करने का काम करेंगे। दैट स्टेप इज रिफर्ड एज द स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग में हमको क्या करना है, स्ट्रेनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे चीज क्लॉथ या फिर कॉटन, इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमको क्या मिलेगा, और हम क्या देखने वाले हैं कि देखिए, जब आप स्ट्रेनिंग करेंगे आप निचोड़ेंगे उसको। तो जब आप इसको निचोड़ते हैं, स्ट्रेन करते हैं, जब आपने डाला ये पार्ट, थिक स्लरी का पार्ट डाला, इसको एक काम करेंगे, इसको पूरा एक थैली बनाएं और उसके बाद उसको निचोड़ा जाए। क्या होगा, ध्यान दें, स्ट्रेनिंग जब की जाती है तो स्ट्रेनिंग करने के कारण यहां पर दो
पार्ट अलग हो जाते हैं, ठीक। एक पार्ट रहेगा जो नीचे आ जाएगा, एक पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा, आपने नीचे जिसमें कलेक्शन आपको जिसमें सैंपल कलेक्ट करना है उस पार्ट में आ जाएगा, और एक पार्ट उसी चीज क्लॉथ की बात कर रहे हैं, दो पार्ट नीचे की तरफ आ गया, आप उसको कहेंगे वो फिल्ट्रेट है। और जो पार्ट एक्चुअली नहीं आता, जो पार्ट नहीं आता, जो चीज क्लॉथ में रिटेन्ड हो जाए, वो पार्ट हो जाएगा क्या, रिटेंटेड। तो फिर से एक बार देखिए, समराइज कीजिए कैसा हुआ। वेजिटेबल का एक पीस लिया मैंने, या पीस ऑफ कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको मोटर पेस्टल का इस्तेमाल करते हुए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल करके ग्राइंड किया। ग्राइंड अच्छे से करने के बाद थिक स्लरी तक बनाने तक लाइए। बनाने के बाद आप एक चीज क्लॉथ का कपड़ा लीजिए, कपड़े में स्लरी को डालिए, निचोड़िए, निचोड़ के दो भाग बनेंगे, एक भाग वहीं रह जाएगा, एक भाग नीचे आएगा। जो नीचे की तरफ कलेक्ट होगा, जब सैंपल अलग कलेक्ट करेंगे वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, और जो भाग नहीं आता, जो वहीं रिटेंट रह जाता, दैट इज रिटेंटेड। जो फिल्ट्रेट हो जाता है, जो फिल्ट्रेट रहता है, हम उसको रेफर करना चालू कर देते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्लियर। और जो रिटेंटेड रहता है, ये हम रेफर करना चालू कर देते हैं क्या, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो एक्चुअली इस एनालिसिस में अब आपके सामने दो चीजें आ गई हैं, आपके पास दो फ्रैक्शन तैयार हो गए हैं, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल तैयार हो गया, और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल तैयार हो गया, जिसको आप फिल्ट्रेट या रिटेंटेड के नाम से देखते हैं। अब देखिए, समझिए इसमें, देखिए अब इस एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल की जब आप एनालिसिस करेंगे, ये आपको एक ग्रॉस जो क्लियर हुआ। अब दिमाग में एक चीज चलती होगी, तो ये क्या होते हैं, जब बायोमोलिक्यूल्स को हम डिवाइड करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स को जब हम डिवाइड करते हैं, तो ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या करते हैं, उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी आप बनाते हैं क्या, माइक्रोमोलिक्यूल्स की, और एक कैटेगरी आप बनाते हैं किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। जब आप बात करते हैं एसिड सॉल्युबल पूल या फ्रैक्शन, क्लियर, तो ध्यान दीजिए, एसिड सॉल्युबल पूल और फ्रैक्शन एक्चुअली रिफर्स टू दी माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एसिड सॉल्युबल पूल और फ्रैक्शन। बात आती है मैक्रोमोलिक्यूल की, तो मैक्रोमोलिक्यूल की जहां तक बात आती है, तो मेरे पास एक दूसरा फ्रैक्शन था, दैट वाज रिफर्ड एज द एसिड इनसॉल्युबल पूल और फ्रैक्शन। ये कहां आ गया, ये आपको मिल जाएगा किसमें, यूं कहें इसमें क्या मिलेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आपके पास देखिए दोनों चीजें आ गई। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जब भाई बात हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से चीजों को देखते हैं, तो हमको समझ में आता है दो टाइप के हमारे पास बायोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है और एक मैक्रोमोलिक्यूल है। जब हम बात करते हैं और हम जब केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो केमिकल एनालिसिस करने के दौरान में हमको एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल मिल रहे हैं। बड़ा क्लियर है, जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या पूल होता है उसमें माइक्रोमोलिक्यूल रहते हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रहता है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल रहता है। अब इस पे थोड़ा सा एक पेच है, एक झोल है, या एक्सेप्शन निकल करके आता है, उसको हम समझते हुए चलेंगे, समझेंगे इस पर। देखिए क्या है, जब हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स लिखते हैं, जब हम माइक्रोमोलिक्यूल्स लिखते हैं, तो माइक्रोमोलिक्यूल लिखने के दौरान में हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है। पहली बात, माइक्रोमोलिक्यूल जो रहते हैं सामान्यतः, नॉर्मली, यूजुअली ये मोनोमेरिक रहते हैं। एक चीज तो हमको समझ में आई। दूसरी चीज, माइक्रोमोलिक्यूल का सबसे बड़ा खेल ये है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ये हर समय लेस देन क्या होगा, ये हर समय लेस देन 1000 डाल्टन होगा। इट डज नॉट एक्सीड दी 1000 डाल्टन। तो जहां पर जो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम आया, यूजुअली जो मोनोमेरिक फॉर्म्स रहे, वो कैटेगरी में आ जाते हैं, किसके, माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नॉर्मली देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में हम लेते किसको किसको है। देखिए मैंने जैसे बोला मोनोमेरिक है, तो पहली बात तो ये, जैसे प्रोटीन के मोनोमर है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड आ जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में। जैसे
जैसे आपके पास मोनोसेक्राइड है, ये आ जाएंगे इनकी कैटेगरी में। जैसे आपके पास आ जाएगा, आपके पास अगर यहां से लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स यहीं पर आ जाएंगे। देखिए 3 क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया। कार्बो प्रोटीन के अमीनो एसिड जो है माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन या पूल में है माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, न्यूक्लियोटाइड इसमें आ गया। ठीक, तो ये तो तीनों इसमें आ गए। अब देखिए क्या होता है, इस पे एक झोल ये होता है, समझेंगे कि वी हैव 4 बेसिक क्लास ऑफ, जहां पर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं 4 बेसिक क्लास होती है। एक 4 बेसिक क्लास में अगर आप लेंगे तो पहली क्लास होती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी क्लास होती है प्रोटीन की, तीसरी क्लास होती है आपकी न्यूक्लिक एसिड की, चौथी क्लास होती है लिपिड्स की। अब देखिए क्या हो रहा है, समझने की चीज ये हो रही कि लिपिड्स कायदे से जो जाना चाहिए वो कायदे से एक्चुअली होना चाहिए क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। खेल समझे, लिपिड एक्चुअली क्या होता है, लिपिड एक तो पहला खेल यहां से समझ में आएगा। लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है ये बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 800 डाल्टन होता है। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जाएं तो इनको सीधे सीधे आना चाहिए किसमें, माइक्रोमोलिक्यूल में। लेकिन मैं यहां पर कहीं पर नहीं लिख रहा हूं। हाँ, अगर आप फैटी एसिड खाली बोलना चाहते तो वो यहां आ जाएंगे, अगर आप खाली ग्लिसरॉल बोलना चाहते तो वो यहां पर बिल्कुल सोल्यूबल पूल में आ जाएंगे। लेकिन लिपिड एज इट इज अगर आप बात कर रहे हैं, लिपिड की आप बात कर रहे हैं, लिपिड पहली तो बात मॉलिक्यूलर वेट देख करके ये लगेगा 800 डाल्टन है, तो आना कायदे से चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल के पोर्शन में। माइक्रोमोलिक्यूल बोलूं तो या फिर मुझे याद रहे मैंने क्या बोला था, माइक्रोमोलिक्यूल मतलब कहां पर कंटेनिंग है, ये एसिड सॉल्युबल पूल में है। लेकिन लिपिड कभी भी किसमें नहीं आता, एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आता। लिपिड हर समय किसमें चले जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाते हैं। क्यों जाते हैं वो भी कारण देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अब मैक्रोमोलिक्यूल में आप इसको अगर फिट करेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या बनेगा। क्लियर, तो इतनी चीजें ध्यान में रखिए, आपको एग्जांपल क्लियर होने चाहिए क्या क्या आते हैं। अब बात आती है एसिड इनसॉल्युबल में अगर बात करें तो एसिड इनसॉल्युबल जो आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल और फ्रैक्शन, ये ध्यान दीजिए क्या है। पहली तो बात इसकी मॉलिक्यूलर वेट यहां पर मच मोर देन 1000 डाल्टन या इससे भी ज्यादा हो सकता है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, एक क्लियर तय है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन आ रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। क्लियर बात है, एसिड इनसॉल्युबल पूल या जिसको हम लोगों ने रिटेंटेट की बात की थी उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, एसिड सॉल्युबल में माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। एसिड सॉल्युबल में जो आते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, और एसिड इनसॉल्युबल में जो आते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। एसिड इनसॉल्युबल में जो आते हैं वो यूजुअली मोनोमेरिक रहते हैं। एसिड सॉल्युबल में जो आते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल में जो आते हैं वो यूजुअली पॉलीमरिक रहते हैं, और एसिड सॉल्युबल में जो आते हैं वो आपके मोनोमेरिक कंपोनेंट्स रहते हैं। पॉलीमरिक आया, अब देखिए मैं कैसे लगाऊं, मतलब इस फ्रैक्शन में पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन आएंगे, मतलब इसमें पॉलीसेकेराइड्स आएंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमरिक फॉर्म यहां पर आ जाएगा, मतलब यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड आ गए। अभी देखिए थोड़ा सा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया लिपिड जो है, लिपिड, अब इसके साथ झोल देखिए क्या है, इसके साथ खेल देखिए गड़बड़ी क्या है। लिपिड मॉलिक्यूलर वेट देखूंगा तो ये लेस देन और इक्वल टू 800 डाल्टन आता है। मतलब बाय डेफिनेशन कैटेगरी क्या बननी चाहिए, माइक्रोमोलिक्यूल की, और माइक्रोमोलिक्यूल जाता किसमें है, एसिड सॉल्युबल पूल में जाता है। ठीक, दूसरा है ये तीनों में देखिए आपने क्या लिखा है, पॉलीपेप्टाइड, तो मैंने ये लिखा है एसिड इनसॉल्युबल में जो है वो पॉलीमरिक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी पॉलीमरिक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये
एमिनो एसिड पॉलीमर है, ये मोनोसैकेराइड पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है। लेकिन आप लिपिड में जब आएंगे याद रखिएगा ये नॉन पॉलीमरिक है, और ये ऑल इंडिया के सवाल की जगह है जो आपको ध्यान रखना है। लिपिड्स आर नॉन पॉलीमरिक कॉन्स्टिट्यूएंट, दे आर द नॉन पॉलीमरिक बायोमोलिक्यूल। अब ये नॉन पॉलीमरिक भी हो गए, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, तो मेरे हिसाब से तो चले जाना चाहिए था इनको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, लेकिन नहीं जाएंगे। याद रहे लिपिड जो है, अब उसके लिए खेल समझिए, लिपिड्स को वहां नहीं भेजा, यहां पर समझ में आ गया आपको क्या है। अब वहां पर देखिए खेल क्या है, लिपिड की बात हम जब अलग से लें तो हमको समझ में आती है। लिपिड जो है उसके लिए क्या क्या याद रखना है, लिपिड्स बार बार वही चीज आएंगी, इसलिए ध्यान रखिए। मॉलिक्यूलर वेट एनसीईआरटी की लाइन उठाएंगे तो लिखी हुई मिलेगी, डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, दे आर नॉन पॉलीमरिक। तो ये कैसे होते हैं याद रखेंगे, लिपिड जो होते हैं दे आर एस्टरिफाइड, दे आर एक्चुअली एस्टर, दे आर एस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, उनके एस्टर हैं। तो ये एस्टरिफाइड कंपोनेंट्स हैं। बात आई कि कायदे से इस परिभाषा को लेते, इस डेफिनेशन को लेते तो माइक्रो होता, नॉन पॉलीमरिक है तो माइक्रो होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। ये मिलेगा किस पे, दे आर प्रेजेंट इन एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब रिटेंटेट में होते हैं, मतलब पूरा क्राइटेरिया जा रहा है माइक्रो की तरफ इशारा करते हुए, एसिड सॉल्युबल पूल की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन ये मिल गया किस पे, एसिड इनसॉल्युबल में। ये थोड़ी सी अचंभे की बात हुई, लेकिन यही लाइन हमारी आखिरी फिर बनेगी कि दे आर नॉट ट्रू और स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि जो मैक्रोमोलिक्यूल की क्राइटेरिया है ये उसके ऑपोजिट जा रहा है, बस मिल जा रहा है किस पे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अब समझिए ये क्यों मिले एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको लेते कि ये एसिड इनसॉल्युबल में क्यों आए, इसका एक हम एक खेल समझते हैं कि एसिड इनसॉल्युबल में बोलने का रीजन क्या होता है, समझेंगे क्या है। ये पहले समझ में आ जाए, लिपिड। तो लिपिड आर एक्चुअली प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ऑल मेम्ब्रेन, चाहे सेल ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन हो चाहे सेल का मेम्ब्रेन हो, सारे मेम्ब्रेन में प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है, वन ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज योर लिपिड, और ज्यादा से ज्यादा लिपिड एक्चुअली यहीं पर है, ठीक है। अब बात क्या हुई, खेल समझिए। जब आपने टिश्यू लिया और जब आपने उसको ग्राइंड किया था, ग्राइंडिंग जब की, ग्राइंडिंग करते वक्त क्या हुआ, ग्राइंडिंग करते वक्त सारे ऑल स्ट्रक्चर्स वेर ब्रोकन, सारे टूटे होंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल टूटे होंगे, सारा सेल टूटा होगा, और उस दौरान पर सारे मेम्ब्रेन्स भी टूट गए, मेम्ब्रेन भी पूरा टूट गया। और मेम्ब्रेन जो टूटा, वो मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली किस फॉर्म में आ गया, टूट के ये मेम्ब्रेन जो रहा ये एक्चुअली किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया किस फॉर्म में, वेसाइकल्स के फॉर्म में। अब क्या है, ये तो लिपिड है, और लिपिड रिच वेसाइकल जो होते हैं, ये ध्यान देने का, एक्चुअली ये क्या होते हैं, वाटर इन सॉल्युबल। क्लियर है। तो पहली चीज आपको यही चीज समझनी थी, एसिड सॉल्युबल में वो जा रहा है जो आयनिक है, जो पोलर है, जो वाटर सॉल्युबल है वो वहां चला गया, जो नॉन पोलर है वो किस पे चला गया। अब जनरली जो जितने बड़े बड़े वाले आप ये ले रहे थे, ये सारे की अगर बात करेंगे तो ये तो वाटर इनसॉल्युबल की क्राइटेरिया आ गई। तो अब समझेंगे यहां पर ये वेसाइकल क्या हुए,
जब आपने और इसके साथ बाकी सारी चीजें भी थी, तो जब आपने चीज क्लोथ के द्वारा स्ट्रेन किया, दीज वेसिकल फेल्स टू गेट फिल्टर्ड इन चीज क्लोथ, और इसीलिए दे रिमेन इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर हो रही है बात कि एक्चुअली ये क्यों नहीं मिला हमको नीचे? कायदे से ये क्या मिलना था? नीचे मिलना था, मिला कहां हमको? एसिड्स इनसॉल्युबल पूल में मिल गया। तो मूल कहानी ये समझ में आती है कि जब मैं किसी कंपाउंड की एनालिसिस करता हूं, कंपाउंड के एनालिसिस के अगर हम लोग 10 स्टेप मेमोराइज करने के लिए याद रखें, पहली चीज हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब इसको ग्राइंड करेंगे वाटर पेसल यूज करते हुए लिविंग टिश्यू को, याद रहे हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हम कंपाउंड एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। हमको करना क्या है, जब ये सारी चीजें हो जाएगी हम क्या करेंगे, चीज क्लॉथ या कॉटन का पीस लेंगे, उसमें इसको हम लोग स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने से हमको 2 भाग मिलता है, नीचे इकट्ठा होने वाला भाग और चीज क्लॉथ में एक भाग रह जाएगा। जो भाग चीज क्लॉथ पे रह जाता है वो रिटेंटेट होता है, जो भाग नीचे की तरफ फिल्टर हो जाता है वो फिल्ट्रेट हो जाता है। जो फिल्ट्रेट होता है वो एसिड सॉल्युबल पोर्शन होता है, जो रिटेंटेट होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। एसिड सॉल्युबल में माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल में मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। एसिड सॉल्युबल में जो आते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल की प्रायः मॉलिक्यूलर वेट जो रहती है वो 1000 डाल्टन से कम रहती है। माइक्रोमोलिक्यूल यूजुअली मोनोमेरिक फॉर्म रहते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स आपको माइक्रो में मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल में मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड आपको एसिड सॉल्युबल में मिलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। आपको जनरली जो फैटी एसिड है, जो ग्लिसरॉल है, जो मोनोसैकेराइड्स है, ये सारे जो रहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं और ये आपको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, जब आप ब्रॉड कैटेगरी में कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तब आपको एक चीज समझ में आता है। 4 बेसिक कैटेगरी हम जो निकालते हैं बायोमोलिक्यूल में, उसमें पॉलीसैकेराइड आते, पॉलीपेप्टाइड आते, उसमें हम लोग को पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एक लिपिड की कैटेगरी है। अब हमको यह समझना पड़ेगा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तीनों पॉलीमरिक होते हैं। लिपिड एकमात्र ऐसा है जो कि पॉलीमरिक नहीं है, वो एस्ट्रिफाइड कंपोनेंट्स होते हैं। एक चीज ऑल इंडिया में नॉन पॉलीमरिक नेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा, लिपिड एक ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, 800 डाल्टन तक के आसपास हो जाता है। ठीक, 800 से ज्यादा भी नहीं होता, 800 से कम या 800 के बराबर रहता है। और लिपिड एक ऐसा है जिसको बेसिकली कायदे से बाय डेफिनेशन जो हमारा चल रहा है वो जाना था उसको एसिड सॉल्युबल में, लेकिन वो मिलता है एसिड इनसॉल्युबल में। तो लिपिड क्यों इनसॉल्युबल में मिलता है और लिपिड का बेसिक रीजन क्या है? तो लिपिड एक्चुअली मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जब मोटर पेसल में डाल करके आप ग्राइंड कर रहे थे उस दौरान पर उस सेल का एक ऑर्गेनली एक हिस्सा, एक पार्ट टूट करके बेसिकली सारे स्ट्रक्चर टूट गए। लिपिड वाला जो स्ट्रक्चर रहा वो बेसिकली टूट के वेसाइकल फॉर्म में आ गया, और जब आपने निचोड़ा तो ये वेसाइकल नीचे की तरफ फिल्टर नहीं हुए और ये कहां पर रह गए? ये बेसिकली ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट पोर्शन में ही रह गए, और इसीलिए वो आके अटक चुके हैं किसमें? मैक्रो में। लेकिन बाय डेफिनेशन एंड बाय क्राइटेरिया दे आर नॉट मैक्रो, दे आर माइक्रो। इसीलिए हम लोगों ने बनाया कि लिपिड जो होते हैं दे आर नॉट ट्रू और दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? नाउ एक एनालिसिस आपको और करनी पड़ेगी, और वो एनालिसिस किसके लिए करनी पड़ेगी? ये तो अभी आपको कंपाउंड के टर्म्स में मिला, या आपको जितने भी आप इसका और क्रोमेटोग्राफी जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे आपको और चीजें सेपरेट होती हुई चलती है। लेकिन एक एनालिसिस जो आपको और यहां पर से मिलती है वो मिलती है बेसिकली किसके लिए? वो होती है एलिमेंटल एनालिसिस। क्लियर? एलिमेंटल एनालिसिस जो है इसको हम प्रायः कॉमनली वी यूज टू रिफर इट एज एश एनालिसिस। क्लियर? क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सो एक्चुअली ये समझना है आपको, इनऑर्गेनिक एलिमेंट एनालिसिस आप करेंगे तो आपके पास देखिए 2 चीजें, ऐश एनालिसिस बोले मतलब एलिमेंटल एनालिसिस या
इनऑर्गेनिक एलिमेंट एनालिसिस है। और जब आप बोलते हैं कि जब आप जो स्लरी के साथ करते हैं वो बेसिकली कंपाउंड एनालिसिस होती है, दोनों बहुत अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है ये ध्यान दें। पहली बात तो जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं ध्यान देंगे, आप जब लिविंग टिश्यू लेते हैं तो इस लिविंग टिश्यू का हम लोग इस लिविंग टिश्यू को वे कर लेते हैं। वे कर लीजिए, इसको भार ले लीजिए, वजन कर लीजिए। इसका वजन करने के बाद एक वेट आएगा, एक भार आएगा। यहाँ याद ध्यान दीजिए कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्रेश वेट हो जाएगा। हमको ये पता है किसी भी सेल में या किसी भी टिश्यू में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा पानी का होगा। हमको ये नहीं पता कितना होगा, हम देखते हैं। ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस टिश्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल हम लोग इस टिश्यू को क्या कर देते हैं, इसको हम लोग हीट कर देंगे। हीट करते हैं, हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो भी बाहर आया था उससे पानी निकल जाएगा। और अब ये जो बेसिकली मिलेगा यहाँ पर, आप जो बाहर रिकॉर्ड करेंगे ये बेसिकली बनेगा क्या, आपका ड्राई वेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल सा चीज लेना है, लिविंग टिश्यू ले। लिविंग टिश्यू लेने के बाद आप क्या करें, लिविंग टिश्यू ले, लिविंग टिश्यू के में आप उसका बाहर ले ले, आपको फ्रेश वेट मिल जाएगा। और देन उसको आप हीट कर ले, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसका फिर से बाहर लेंगे, और ये जो बाहर है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसका ड्राई वेट बन जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस ड्राई वेट वाला जो भी टिश्यू हमारे पास था इसको हम प्लेस कर देते किस पे, इलेक्ट्रिक मफल में। अभी क्या होता है, साधारण भाषा में समझने के लिए इलेक्ट्रिक मफल जो है वो हम जैसे घर में ओवन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये ओवन है जिसे हम इलेक्ट्रिक मफल बोलते हैं। एक हाई टेम्परेचर पर हम इसको सब्जेक्ट करते हैं। इस दौरान पर क्या होता है ध्यान दें, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस ओवन में इसको पूरा जला दूंगा। दे आर कंप्लीटली बर्न ओवर हियर, बर्निंग कर दे इस ड्राई वेट पे जितना भी पोर्शन था या जो भी हिस्सा था। कार्बन कंपाउंड जो है, एक दो भाग यहां से समझे, ये दो चीजें हैं। एक भाग तो ये है कि जितना भी जलाने पर कार्बन कंपाउंड जो है वो गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा। जलाने के बाद यहां पर रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन that remaining portion is your राख, that राख is referred as the ash। और अब इस एश जो है, ये एश, ये सब निकल गया, ये सब निकल गया। क्या निकल गया, अब यहां से ऑर्गेनिक निकल गया। जब आप कर रहे थे इससे पहले की एनालिसिस, कंपाउंड एनालिसिस कर रहे थे, केमिकल एनालिसिस कर रहे थे, वो ऑर्गेनिक एनालिसिस दे रहा था आपको। वहां पर आप सबको ले रहे थे, वहां पर आप अलग अलग करके बाद में ऑर्गेनिक एनालिसिस उससे अलग निकाल लेते। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इसके लिए ऑर्गेनिक अलग करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले बाहर लिया, फ्रेश वेट लिया, ड्राई वेट लिया, मुझे ये समझ में आ गया पानी का कंटेंट कितना है। अब इसको लेने के बाद ड्राई वेट आया, ड्राई वेट जिसका भी मिला है उसको आप एक काम कीजिए, मफल में डालिए या ओवन में डालिए और उसको जला दीजिए, बर्न कर दीजिए। कंप्लीटली बर्न होने पर दो भाग बन जाएगा। एक भाग वो है कि उसमें जितने भी उस ड्राई वेट में जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे वो सारे गैसेस फॉर्म में निकल जाएंगे। ये पूरा गैसेस फॉर्म में निकल गया, ऑर्गेनिक निकल गया है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है नीचे का, राख, दैट इज योर ऐश। ऐश की एनालिसिस किया तो खाली क्या मिला, इनऑर्गेनिक की। तो मेरे पास एक चीज क्लियर हो गई, ये ध्यान दें, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ऐश एनालिसिस इज डन फॉर, तो ऐश एनालिसिस जो है ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस बोलिए या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के लिए एनालिसिस की जाती है, जहां पर आप हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम सारे के कंपोनेंट के एनालिसिस करना है, ऐश एनालिसिस कीजिए। सेम एनालिसिस आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ते हैं कि आप प्लांट में कौन से न्यूट्रिएंट कितने थे, कैसे पता लगा। तो हम भी वहां पर जो शुरुआत की भाग रहती है वहां पर भी ऐश एनालिसिस लेते हैं। हम किसी एक लेक्चर में उस पार्ट पर भी लेंगे कि इंपॉर्टेंस वहां पर क्या आ जाता है। बात ये आती है कि हमारे लिए याद रखने का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, आपको जो याद रहना चाहिए, पहला ये जहां पर आपको ये क्लियर हो कि आपने क्यों किया था ऐश एनालिसिस। दूसरा ये, इतना पार्ट में आपको सिर्फ समझने का होता है, याद रखने का आपको मेन एग्जाम के लिए ये होता है जहां पर सवाल बनते हैं। दूसरा, इनसॉल्युबल पूल में क्या आता है, सॉल्युबल पूल में क्या आता है, लिपिड्स क्राइटेरिया वाइज क्या होते, लेकिन मिलते कहां पर हैं, और अगर नहीं मिलते हैं वो वहां पर तो हम क्या उनको ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल मानते हैं। इन सब सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हम बायोमोलिक्यूल के अगले सेक्शन में
किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट।